नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 21 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल तो देखो, एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है, बिल लेके आई है सरकार एक मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम पीएम को रिमूव करने के लिए अगर वो जेल में जाते हैं, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी है सुकुमार सेन की, मुझे बहुत पसंद आई। एथिक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है आज तो काफ़ी ज़्यादा, जेंडर आइडेंटिटी से संबंधित, और ये भी आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। देखो, कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर आप ना पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करो। शुरू में मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस किया था, लेकिन ना मैं जब बहुत सारे लोगों से मिला, इवन टॉपर से मिला, जैसे अभिषेक था, रैंक 14 था, उन्होंने बोला कि सर आपकी यूएसपी है एडिटोरियल, मतलब पॉइंट तो कहीं भी मिल जाते हैं। पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी मैगजीन में पॉइंट मिल जाएंगे, विजन की मैगजीन लोग कई पढ़ते हैं, तो मैगजीन तो कहीं भी मिल जाती है, पॉइंट्स तो एआई भी दे देता है। लेकिन ये जो आर्टिकल के अंदर जो कोट्स होते हैं, आर्टिकल के अंदर जो स्टोरीज होती हैं, आर्टिकल के अंदर जो अच्छी अच्छी लाइन्स होती हैं, वो पॉइंट फॉर्म में नहीं मिलते, वो मर जाती है। पॉइंट फॉर्म में डिस्कस करने से ना आर्टिकल की आत्मा मर जाती है, और वो सिर्फ डेटा रह जाता है कि अच्छा ये पॉइंट वो पॉइंट। और जबकि हमारे डिस्कशन की सबसे बड़ी ताकत है आत्मा, अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी लाइंस फ्लो में डिस्कस करना, वो आत्मा है डिस्कशन की। तो फिर मुझे भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि हाँ यार, मतलब पॉइंट तो मिल जाते हैं आसानी से। पॉइंट तो आप चैट जीपीटी में एआई को बोलो, वो एआई भी आपको पॉइंट्स दे देगा कि हाँ इस बिल के समर्थन में 3 पॉइंट दो। लेकिन एआई वो स्टोरीज नहीं दे पाएगा, वो कोट्स अच्छे अच्छे नहीं दे पाएगा, अच्छी अच्छी लाइंस नहीं दे पाएगा, अच्छी अच्छी बातें नहीं दे पाएगा, वो इमोशन खत्म हो जाता है पॉइंट में। समझ गए? तो इसलिए मैं पॉइंट वाइज फॉर्म में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, जो हम अगले हफ्ते से डिस्कस भी करना स्टार्ट कर देंगे, जो रिवीजन हम कर रहे थे। pwonlyas.com पे जाके आप ना डिस्कशन की पीडीएफ, जिसमें पॉइंट वाइज फॉर्म में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उससे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझ गए? अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मिनिस्टर्स को रिमूव करने के लिए एक बिल से संबंधित है। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई है इस बिल को लेके। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक्स की बात करते हैं। ये जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ना पार्लियामेंट में, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर इवन सीएम भी और पीएम भी, अगर देखो किसी चार्ज में, मतलब कोई सीरियस चार्ज लगा है इनके ऊपर और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल सीएम थे, उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे थे और उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने जेल से सरकार चलाई थी। तो अब अमेंडमेंट बिल ये कहता है, अगर किसी भी मिनिस्टर को इंक्लूडिंग सीएम पीएम को किसी सीरियस ऑफेंस के चार्ज में जेल में बंद किया जाता है, तो देखो 30 दिन के बाद में वो मिनिस्टर सीएम और पीएम की पोस्ट पर बने नहीं रह सकते। अगर देखो किसी मिनिस्टर को सीरियस ऑफेंस के आरोप में जेल में बंद किया गया है, तो 31वें दिन जो पीएम या सीएम है वो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सीधी सी बात है ना, अगर स्टेट का मिनिस्टर है तो फिर सीएम लिख के भेजेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर को कि इस मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाए। अगर सीएम नहीं लिख के भेजते हैं गवर्नर को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो ऑटोमेटिकली वो जो मिनिस्टर है वो रिमूव हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर सेंटर का मिनिस्टर है, उसको जेल में बंद किया गया है, तो 31वें दिन पीएम को लिख के भेजना होगा प्रेसिडेंट को कि इस मिनिस्टर को पद से हटा दिया जाए। अगर पीएम नहीं भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मिनिस्टर पद से हट जाएगा। और आप पूछोगे अगर सर पीएम और सीएम को जेल में डाला गया है तो फिर देखो 31वें दिन तक पीएम या सीएम को अपने आप रिजाइन देना पड़ेगा। अगर ये लोग रिजाइन नहीं देते हैं तो 31वें दिन फिर अपने आप पीएम और सीएम जो हैं वो पोस्ट से हट जाएंगे। कानून ये कहता है, हट जाएंगे का मतलब वो नहीं बने रहेंगे अपनी पोस्ट पर, इनएलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जेल से छूटने के बाद वो फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं उसी पोस्ट पे।
कानून ऐसी कोई रोक नहीं लगाता है कि जेल से छूटने के बाद भी वो सीएम, पीएम या फिर मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब थोड़ा कंसेप्ट और एनालिसिस करते हैं। देखो, हर डिस्कशन की ना शुरुआत क्यों से होती है। क्वेश्चन उठता है, ये बिल आखिरकार लाया क्यों गया है। देखो, इस अमेंडमेंट बिल को लाने के पीछे की जो भावना है ना, स्पिरिट है, वो तो अच्छी है। आइडिया ये है कि नो वन शुड बी अबव द लॉ, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या मिनिस्टर हो। अगर आप पर करप्शन का सीरियस आरोप है या फिर कोई दूसरा सीरियस ऑफेंस का आरोप आपके ऊपर है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। एक चीज मैंने ऊपर नहीं बताया, इस आर्टिकल में बाद में आता है। सीरियस ऑफेंस के आरोप की जब हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक चीज ये लिखी गई है कि उस सीरियस ऑफेंस में ना कम से कम 5 साल की सजा होती हो। लेकिन यह भी एक इशू है जो अभी आर्टिकल में आएगा कि इंडिया में 2000 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। छोटे से छोटा ऑफेंस, जैसे किसी गवर्नमेंट पर्सन को ड्यूटी करने से रोक दिया, बाधा पहुंचा दी, पब्लिक ऑफिशियल्स को रिस्ट्रेन कर दिया ड्यूटी करने से, तो वो भी एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ऐसे 2000 ऑफेंस हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। तो ये चीज आएगी। अभी हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि नो वन शुड बी अबव लॉ। अगर किसी पे सीरियस ऑफेंस का आरोप है और उस वजह से जेल में डाला गया है, तो देखो, मोरालिटी ये कहती है कि उसको अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो नहीं देता है तो फिर ये ला हरकत में आएगा। सिंपल एंड क्लियर। तो स्पिरिट अच्छी है बिल्कुल आने के पीछे की। अब राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो उस समय एक और अमेंडमेंट बिल लाया गया था, 41वां अमेंडमेंट बिल। ये उल्टा था। अब जो बिल लाया गया है ना, उसका बिल्कुल उल्टा था वो बिल। अभी जो बिल लाया गया है वो कहता है नो वन इज अबव द लॉ, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में जो बिल लाया गया था वो ये कहता था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इनको इम्यूनिटी दो, मतलब इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सारे जो लोग हैं ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब देखो कानून के रीच से ना बहुत दूर चले जाते। जाहिर तौर पर उस समय इंदिरा गांधी खुद को बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस बिल को लाने की कोशिश की थी। तो वो इंदिरा गांधी सरकार वाला जो बिल था वो इम्यूनिटी देता था इन सब लोगों को, और अभी जो बिल लाया गया है ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। तो दोनों बिल उल्टे हैं। लेकिन देखो, इंटेंशन अच्छी है, बट बावजूद इसके 3 इश्यूज हैं यहां पे। एक एक करके इन तीनों इश्यूज की हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो इशू है ना, स्कोप जो है इस बिल का काफी ज्यादा बड़ा है, वास्ट है स्कोप। नोट कर लीजिए। देखो, बिल कहता है एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो। समझ गए? मतलब बिल में एक कंडीशन ये है। अब आप सोचिए क्यों आर्टिकल में कहा गया है कि जो बिल है बहुत ज्यादा वाइड है। सबसे पहले आप देखिए, स्टेटमेंट वर्सेस रियलिटी। मतलब देखो, बिल का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें तो ये बोला गया है कि सिर्फ सीरियस जो क्रिमिनल ऑफेंस है ना उनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बिल के अंदर की जो लैंग्वेज है ना वो बोलती है एनी लॉ। वहां पे जो सीरियस वर्ड है ना मिसिंग है। मतलब आपने बिल के ऑब्जेक्टिव में तो ये बोल दिया कि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस उनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बिल की फाइनली जो प्रोविजन लिखे गए हैं वहां पे सीरियस वर्ड मेंशन नहीं है। तो जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ये कहता है कि हमारे देश में ना 2000 से ज्यादा ऐसे ऑफेंस हैं जहां पे 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। आप एग्जाम्पल से समझो, जहां एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, उसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, लेकिन छोटे गुनाह भी ऐसे हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। जैसे किसी सरकारी बाबू को काम करने से रोकना, इसकी सजा भी 5 साल तक जा सकती है। इवन आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। अगर देखो मैं यहां पे इस प्रोविजन से संबंधित अपना एनालिसिस दूं, ये देखो क्लासिक केस है बैड ड्राफ्टिंग का। मतलब
ड्राफ्ट तो कम से कम अच्छे से कर देते ना आप इस बिल को। आप, ये तो वही बात हो गई, आतंकवाद को रोकने के लिए बिल ला रहे हो, बट उसकी भाषा ऐसी आपने बना दी कि ट्रैफिक रूल तोड़ने वाला भी फंस जाएगा उस कानून में। ये वही बात हो गई कि आप एक हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो एक अखरोट तोड़ने के लिए, या फिर एक छोटा सा पिस्ता तोड़ने के लिए, बादाम तोड़ने के लिए, कुछ भी कह लीजिए। तो कई बार वो मिनिस्टर जो पहले विपक्ष में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करते करते उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया। कई बार प्रोटेस्ट में हो जाती है ना केस दर्ज, बाद में वो सत्ता में आ गए, लेकिन जज ने सजा सुना दी उस केस में कि हाँ आपने सरकारी काम को रोका था, 5 साल की सजा, तो उसको तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए? चलो अब दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है स्कोप, अब दूसरा क्रिटिसिज्म है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। पहले आप समझ लीजिए फिर मतलब बताता हूं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, देखो हमारा कानून क्या कहता है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस ना एक प्रिंसिपल पर टिका है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कानून ने दोषी नहीं ठहराया है तब तक उस पर्सन को इनोसेंट माना जाएगा, है क्या नहीं है? है ना? तो ये बिल देखो कन्विक्शन पे फोकस नहीं करता है, बिल फोकस करता है डिटेंशन पे। मतलब 30 दिन तक सिर्फ डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया, तब फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, उसे पोस्ट से हटाया जाएगा मिनिस्टर को। लेकिन भाई कन्विक्शन तो नहीं हुआ है ना। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो यह कहता है जब तक किसी को फाइनली दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक आप उसे दोषी नहीं कह सकते। हाल ही में हमने देखा, देखो बहुत सारे ना अपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, लंबे टाइम तक वो जेल में रहे, और बाद में कोर्ट ने कहा कि एविडेंस है ही नहीं। तो सोचो इस बिल के रहते इस बिल का मिसयूज काफी ज्यादा हो सकता है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का जो करियर है इस बिल के चलते खत्म हो सकता है। कहने को प्रोविजन है बिल में कि एक बार जेल से छूट गए तो फिर से पोस्ट को ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन तब तक तो देखो रेपुटेशन पूरी खराब हो जाएगी, तब तक दाग लग जाएगा, वो दाग देखो पूरी जिंदगी नहीं धुलेगा। और हमारे देश में तो एक रियलिटी ये भी है, जो बेल लाज है ना वो भी बहुत ज्यादा टफ हैं, आसानी से बेल भी नहीं मिलती। आजकल जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काफी इस्तेमाल करती है ईडी, अब इसमें बेल मिलना बहुत टफ है। तो किसी भी एजेंसी के लिए ना 30 दिन तक किसी पॉलिटिकल लीडर को रखना बहुत इजी है, क्योंकि ईडी वाले केसेस में, पीएमएलए वाले केसेस में बेल मिलती नहीं है। आपको एग्जाम्पल देता हूं, अरविंद केजरीवाल वाला। देखो अरविंद केजरीवाल पे जब मुकदमा चला ना तो उनको जेल में डाला गया। जेल में डाला गया तो उनके केस में ना कोर्ट ने सारे फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को देखा, फिर उन्हें ऑफिशियल ड्यूटी से दूर रहने को बोला। तो कोर्ट ने ना अरविंद केजरीवाल के केस में एक सोचा समझा फैसला लिया। लेकिन ये जो बिल है ना वो उस डेलिब्रेशन को बाईपास करता है। समझ गए? अरविंद केजरीवाल के केस में कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स देख के डिसीजन लिया था, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद में तो अपने आप ही कोई मिनिस्टर जो है उसको हटा दिया जाएगा 30 दिन के बाद में, या वो इस्तीफा दे देगा मजबूरी में। लेकिन कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है यहां पे, तो डेलिब्रेशन से फैसला नहीं होगा, ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। कुल मिला के देखो पॉइंट ये है कि ये ना काफी खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है ये बिल, कि प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाएगा। मतलब बाद में आप बाइज्जत बरी भी हो जाते हो ना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया तब तक तो पोस्ट से हटा दिया जाएगा ना, आपसे आपका ऑफिस छिन जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, सब कुछ आप खो चुके होंगे। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। ये ट्रायंगल में पहला पॉइंट था स्कोप, दूसरा पॉइंट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला प्रिंसिपल हमारे देश में, तीसरा पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल मिसयूज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल मिसयूज। देखो पहले 2 पॉइंट्स का नेचुरल आउटकम क्या है? पॉलिटिकल मिसयूज। जब कानून का दायरा इतना बड़ा हो और सजा सिर्फ अरेस्ट होने पर मिल जाए तो इसका गलत इस्तेमाल होना लाजमी है। तो इस कानून को ना एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो भी पार्टी रूलिंग होगी ना उसके द्वारा, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करने के लिए। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं,
इलेक्शन से ठीक पहले, मान लीजिए किसी राज्य में इलेक्शन है और इलेक्शन से ठीक पहले किसी स्टेट के सीएम को एक केस में अरेस्ट कर लिया ईडी ने, सेंटर की एजेंसी है ईडी ने, उसने किसी स्टेट के सीएम को, जहां पे ओपोजिशन की सरकार है, उस सीएम को इलेक्शन से दो तीन महीने पहले गिरफ्तार करवा दिया। अब मुकदमा तो चलेगा और बेल मिलना मुश्किल है ईडी जब गिरफ्तार करती है पीएमएलए के केस को, पीएमएलए केस में, तो सीएम को ना अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। उसकी पार्टी का पूरा मोमेंटम बिगड़ जाएगा, पूरा इलेक्शन बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मिसयूज तो होने का पूरा पूरा डर है, क्योंकि देखो ऐसा डैमेज हो जाएगा जो इरिवर्सिबल है। देखो एक कोट है, आपको ही पता है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये जो बिल है ना, कई बार सत्ता में बैठे जो लोग हैं ना, वो पावर के नशे में ऐसा ऑर्डर दे देंगे कि मिसयूज करो किसी भी कीमत पे, वो पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहिए राज्य में। तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है ये। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो हमारे ना संविधान निर्माताओं ने भी इस इशू के बारे में सोचा था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना प्रोफेसर केटी शाह थे, इन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि संविधान में ये लिख दो, अगर किसी भी पर्सन ने सजा पाई है ब्राइबरी के केस में, करप्शन के केस में, या फिर इमोरलिटी के केस में, तो फिर वो जो पर्सन है ना वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। आप ऐसा प्रोविजन कर दो। लेकिन अंबेडकर जी ने जानते हो क्या जवाब दिया उस समय? उन्होंने बोला, भाई केटी शाह, तुम्हारी देखो नीयत तो बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान को ना सारी चीजें माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान जो है वो एक फ्रेमवर्क है, एक मैनुअल नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया था कि देखो हम ना ये चीज जो आने वाली जनरेशन होगी ना, जैसे आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे, लेजिस्लेचर है, उन सब पे ये छोड़ देते हैं, देश के लोगों पे ये छोड़ देते हैं कि वो क्या प्रोविजन करते हैं इससे संबंधित। तो देखो अंबेडकर का जो विजन था ना बहुत स्ट्रोंग था। वो ये चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है ना वो रिजिड नहीं होनी चाहिए। उन्हें पता था हर रूल का जो लूप होल जो है वो निकाला जा सकता है और असली जो ताकत है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो कुछ वे फॉरवर्ड भी बताता हूं मैं आपको, फिर पॉइंट क्या लिखोगे आप। अगर क्रिटिसिज्म है तो कुछ सजेशन भी तो आपको देना होगा ना। सबसे पहला सजेशन आप दोगे, बजाय इस बिल के पास करने के, आप ना जो सीरियस केसेस हैं मिनिस्टर्स के ऊपर उनको फास्ट ट्रैक कर दो, जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट आ जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल से संबंधित मामला था, इलेक्शन हो गए, वो हार गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उस मामले में। तो मिनिस्टर्स के खिलाफ जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है ना उन्हें आप फास्ट ट्रैक करो, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, डे टू डे हियरिंग हो, स्पेशल कोर्ट्स बनाओ ताकि सालों तक वो केस लटके ना रहे। दूसरा सजेशन ये है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन आप इंश्योर करो। अभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन बहुत पार्शियल ढंग से कई बार हो जाती है, जैसे सेंटर पे आरोप लगता है कि वो एजेंसीज का मिसयूज करती हैं। तो दो सजेशन आप दे सकते हो। कुल मिला के देखो नीयत अच्छी है, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ नीयत से काम चलता नहीं है। डेमोक्रेसी में हमें आवश्यकता है केयरफुल लॉज की, जो देखो फेयरनेस को सेक्रीफाइस नहीं करते स्पीड के लिए। डेमोक्रेसी में फेयरनेस भी जरूरी है। आप फेयरनेस के लिए, आप स्पीड के लिए फेयरनेस को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जैसे कि अंबेडकर जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी देखो हमेशा इम्पॉसिबल टास्क मांगती है, और पब्लिक लाइफ में प्यूरिटी इंश्योर करना, पवित्रता इंश्योर करना, ये इम्पॉसिबल टास्क है। बट देखो इसका रास्ता शॉर्टकट से नहीं निकलता है। शॉर्टकट से आप रास्ता निकालोगे तो फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। देखो वैसे ये आर्टिकल ना अपोजिशन के लीडर्स ने लिखा है, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, लेकिन देखो पॉइंट्स कई अच्छे हैं आंसर्स में यूज करने के लिए, बहुत बढ़िया पॉइंट हैं। जैसे स्टोरी बहुत बढ़िया है शुरू में, सुकुमार सेन की। ये स्टोरी तो हम एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है कि हर एक संस्थान का ना एक इतिहास होता है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इतिहास है बहुत शानदार रहा है। पहले जो हीरो थे ना, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे देश के, वो थे सुकुमार सेन। आप सोच के देखो 1950 का समय कैसा समय था। 1950s में शुरुआत में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे,
गरीबी तो हद ज़्यादा थी, कम्युनिकेशन के साधन बहुत ज़्यादा कम थे। तो ऐसी सिचुएशन में इनके सामने चुनौती थी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन करवाना। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो देखो बोल ही दिया था, इंडिया में इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, आपने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया जो भी एडल्ट हैं, पॉसिबल ही नहीं है, डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। लेकिन सुकुमार सेन ने ना कर दिखाया। ही वॉज मैन ऑफ एक्शन नॉट वर्ड्स। इन्होंने देखो रिटायर होने के बाद में ना किताबें नहीं लिखी, इसीलिए इनका काम बोलता है, तभी आज भी इनको याद किया जाता है। इन्होंने जो काम किया वो देखो आज के समय में ना इतिहास बन गया। 17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को इन्होंने रजिस्टर किया उस समय। इन्होंने ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ना सिंबल वाला सिस्टम इजाद किया, क्योंकि इनको पता था लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नाम नहीं पढ़ पाएंगे किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन सिंबल होगा हाथी, घोड़ा, ईंट, हाथ, कमल का फूल। उस समय कमल का फूल नहीं होता था, मतलब ये सब देख के ना पहचान जाएंगे लोग सिंबल देख के, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिगेसी, इंपार्शियलिटी, एफिशिएंसी, ट्रस्ट। और एक देखो एक फेमस किस्सा है यहां पे, इसको भी आप एथिक्स में यूज करो। किस्सा क्या है, उस समय ना नेहरू जी ये चाहते थे कि पहला इलेक्शन ना 1951 के शुरू में हो जाए, बट सुकुमार सेन ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई तैयारी नहीं है, इलेक्टोरल रोल ठीक से नहीं बने हैं। उन्होंने नेहरू को कन्विंस कर दिया कि जल्दी इलेक्शन से अच्छा ये है साफ सुथरा इलेक्शन। तो ये थी सुकुमार सेन की हिम्मत और इंटीग्रिटी। ये सारी चीजें देखो बताना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो क्राइसिस से जूझ रहा है। जैसे सबसे पहले इशू है सर का। सर का इशू क्या है? सर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में ये एक्सरसाइज अभी चल रही है। इसका मतलब होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए वोटर्स जोड़ना, जो मर गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं उन्हें हटा देना। लेकिन देखो ये जो सर चल रहा है ना बिहार में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, 65 लाख वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया। इतना बड़ा नंबर। नेचुरली देखो ओपोजिशन ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ईसीआई ने ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा देना से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाई तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया 14 अगस्त को। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह बोला, जिन 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं ना, आप उनकी लिस्ट पब्लिश करो जिनके नाम डिलीट किए गए हैं। हर नाम के आगे रीजन जरूर बताना है कि इनका नाम क्यों डिलीट किया गया है। और ये जो पूरी लिस्ट आप जारी करोगे ना 65 लाख लोगों की, ये सर्चेबल मोड में होनी चाहिए कि कोई भी अपना नाम सर्च करना चाहता है या फिर एपिक नंबर से सर्च करना चाहता है तो उसे अपना नाम मिल जाए कि मेरा नाम डिलीट वालों की लिस्ट में है और इस वजह से मेरा जो नाम है वो हटाया गया है। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना पहले आधार को आईडी प्रूफ मानने से मना कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को आप वैलिड डॉक्यूमेंट मानो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना ईसीआई से संबंधित, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काफी घात पहुंचाने वाला था। ये ईसीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। इसके बाद देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट राइटर बोलते हैं देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो गया। एक रिपोर्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनसे क्वेश्चन पूछा कि पोलिंग बूथ की जो वीडियो है वो आप पब्लिक क्यों नहीं करते? उससे तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बोगस वोटिंग का पता लग जाएगा अगर वीडियो फुटेज पब्लिक हो जाएगी तो ना इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह दिया कि इससे ना महिलाओं की प्राइवेसी का वायलेशन होगा। तो राइटर बोलते हैं ये देखो बेतुका सा जवाब हुआ। पोलिंग बूथ एक पब्लिक स्पेस है, वहां पे प्राइवेसी का ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। अगर वीडियो पब्लिक की जाएगी तो इससे तो फायदा ही होगा ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो दोष बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने बोला कि रिजल्ट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज हल्ला मचाती हैं, रिजल्ट से पहले क्यों नहीं हल्ला मचाती?
तो राइटर इसका जवाब देते हैं कि भैया जब पोलिंग हो जाएगी तभी तो पता लगेगा ना कितने लोग थे वोटर लिस्ट में, कितने लोगों ने वोट दिया, कितनों का नाम रिजल्ट में है और कितनों ने वोट दिया, दोनों के नंबर मैच करते हैं तभी धांधलेबाजी सामने आती है। अगर वोटिंग पैटर्न अजीब हो तो ट्रेंड पता लगता है। तो ये कहना कि पहले क्यों नहीं हल्ला मचाती इलेक्शन से, ये कहना ही गलत है, क्योंकि फ्रॉड का पता तो इलेक्शन के बाद ही लगेगा ना। और इवन देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी नहीं बताया कि ईसीआई रिजल्ट्स के बाद वही वोटर लिस्ट का डेटा क्यों नहीं देती जो इलेक्शन से पहले देती है। मतलब कि जैसे इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल रिलीज किए जाते हैं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसी इलेक्टोरल रोल में बता दे कि इन लोगों ने वोट दिया था, इस लिस्ट में 90% लोगों ने वोट दिया है या 80% लोगों ने वोट दिया है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो 20% वोटर ये हैं। ऐसा डेटा रिलीज कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। जिस प्रकार से देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहेव कर रहा है ना, इससे देखो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रस्ट टूट रहा है, बल्कि देखो दूसरी तरफ वोटर्स का ट्रस्ट भी टूट रहा है। और आपको पता है डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ना सिर्फ फेयर होने चाहिए बल्कि फेयर दिखने भी चाहिए ताकि ट्रस्ट मेंटेन रहे। डेमोक्रेसी चलती ही ट्रस्ट के बेस पे है। ट्रस्ट नहीं होगा जनता का या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो फिर देखो इलेक्शन के रिजल्ट को कभी वो मानेंगे नहीं, लेजिटिमेट नहीं मानेंगे, और डेमोक्रेसी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो सजेशंस में ना राइटर 3 सजेशन देते हैं लास्ट में वे फॉरवर्ड में। सबसे पहला जो वे फॉरवर्ड है वो ये है, मतलब सबसे पहला सजेशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप ठीक करो। अभी क्या है, सरकार अपने पसंद के बंदों को अपॉइंट कर देती है इलेक्शन कमीशन में। एक जो कोलिजियम का सिस्टम बनाया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि 3 लोग डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, जिसमें पीएम होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो वो बढ़िया था, लेकिन इसको हटा के सरकार ने एक बिल पास करवा दिया कि जो 3 लोग डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उस कमेटी में पीएम, एचएम मतलब पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मिनिस्टर प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो सीजीआई को गायब कर दिया। सीजीआई तो न्यूट्रलिटी लेके आते, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी न्यूट्रलिटी आए। तो पहला है अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बढ़ाए, मतलब जैसे डेटा मांगा जाता है तो मना कर दिया जाता है, फॉर्म 17C का डेटा मांगा जाता है, वोटर लिस्ट मांगी जाती है, ये तो सब कुछ प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वेबसाइट पर डाल देना चाहिए, मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। फिर तीसरे नंबर पे यहां पे चाहिए हमें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसकी? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उनकी तरह ईसीआई को एक्ट करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार ऐसे रिएक्ट कर देती है जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ना पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल बनाया जाए, क्योंकि सरकार में जो पार्टी मौजूद है यानी रूलिंग पार्टी है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, ये तो नेचुरल है। आज का जो युग है उसमें देखो आपको ही पता है, कोई दूध का धुला नहीं है, ना कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है। जो सत्ता में आएगा वो मिसयूज करेगा ही करेगा, 100% करेगा। लास्ट में अंबेडकर जी की जो बात है वो आप जोड़ सकते हो। उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ है। और इस वे ऑफ लाइफ का जो दिल है ना, वे ऑफ लाइफ का जो दिल है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस दिल को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना मैं आपको एक कहानी बताता हूं। ये कहानी है डॉक्टर बियोंसी लेसराम की। डॉक्टर बियोंसी जो हैं ये कहां से हैं? मणिपुर से हैं। ये देखो एक ट्रांसजेंडर वुमन है। इन्होंने देखो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जो भी इनको सर्टिफिकेट्स मिले ना, 10th का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, उन सब सर्टिफिकेट्स पे ना इनका पुराना नाम और जेंडर था जो उनके बर्थ के टाइम पे इन्हें असाइन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल फीमेल, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूं। तो ये चाहती थी
कि ना अब मेरा जो ये नया जो जेंडर है ना, नई जो जेंडर आइडेंटिटी है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, वो सब अंकित हो सभी सर्टिफिकेट्स पे जहां पे फीमेल लिखा हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। यूनिवर्सिटी ने ये बोला भाई प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, प्रोसीजरल हर्डल्स हैं। तो सोच के देखो, एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो चीज़ होनी चाहिए थी वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंस के रह गई। लेकिन डॉक्टर बियोंसी जो थी ये कहाँ मानने वाली थी, ये गई हाई कोर्ट, और मणिपुर हाई कोर्ट ने ना इनके फेवर में ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कुछ भी करो, नए सर्टिफिकेट्स इशू करो, लेकिन इनकी जो अभी की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स पे। तो कुल मिला के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया इनकी एक बड़ी जीत है, और ये ऑर्डर सिस्टम की कमी को दिखाता है। अब मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा। देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले सेक्स क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्स क्या होता है। सेक्स देखो ये बायोलॉजिकल होता है। कैसे? जो बर्थ के टाइम असाइन होता है, मतलब लड़का या लड़की जो पैदा होते हैं बर्थ के समय डॉक्टर देखता है, और बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, पार्ट्स देख के डॉक्टर एक सेक्स असाइन कर देता है कि आपको बेटी हुई है, बेटा हुआ है, या फिर इंटरसेक्स जो भी है। तो बर्थ के समय जो असाइन होता है वो होता है सेक्स। जेंडर क्या होता है? जेंडर आइडेंटिटी ये होती है आपके अंदर की फीलिंग, मतलब आप खुद को क्या मान रहे हो अंदर से। आप खुद को अंदर से मेल मान रहे हो, फीमेल मान रहे हो, ट्रांसजेंडर मान रहे हो, या फिर नॉन बाइनरी मान रहे हो। तो जो ये जेंडर आइडेंटिटी होती है ना, ये होती है पर्सनल। क्या होती है? ये होती है पर्सनल। इसका बॉडी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर अलग टाइप से हो सकता है, पार्ट्स मेल वाले हैं, लेकिन अंदर से लग रहा है किसी को कि मैं तो फीमेल हूं। तो अंदर से जो लग रहा होता है ना, वो है जेंडर आइडेंटिटी। जो अंदर से लगता है वही कोर आइडिया है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। समझ गए? कई लोग आपने देखा होगा बॉडी पार्ट्स के हिसाब से मेल होते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें फील आती है कि मैं फीमेल हूं, तो फिर वो अपना चेंज करवा लेते हैं सेक्स वगैरह। तो जेंडर आइडेंटिटी आप समझ गए, अंदर से जो फील हो रहा होता है। फिर है जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? आप अपने जेंडर को कैसे एक्सप्रेस करते हो, मतलब कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे बाल रख रहे हो, बोलने का तरीका क्या है। तो ये है जेंडर एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा कुछ मेल जो हैं वो लड़कियों वाले कपड़े पहनते हैं, तो वो जेंडर एक्सप्रेशन है। फिर है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है? आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उससे पता लगता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। जैसे होमोसेक्सुअल हैं, लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए? तो इसमें हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल सब आ जाते हैं। तो इससे पता लगता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको बताने जरूरी थे। अब देखो 2014 में ना नालसा का एक जजमेंट आया था। नालसा जजमेंट आया था 2014 में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई, जैसे सबसे पहले है राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी। राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी मतलब हर इंसान को ना अपना जेंडर खुद तय करने का हक है, और किसी मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है अपना जेंडर डिसाइड करने के लिए। आप जो फील करते हो वही आपकी आइडेंटिटी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन। क्या है थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन? मतलब ट्रांसजेंडर्स को ना थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया नालसा जजमेंट 2014 में। दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या थी? फंडामेंटल राइट। मतलब आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी से संबंधित है, आर्टिकल 15 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, या फिर आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, और इवन आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। ये सब ट्रांस पर्सन्स पर लागू होते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी ट्रांस पर्सन्स हैं, उन पे ये सारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लागू होते हैं। फिर इवन रिजर्वेशन का भी आदेश दिया गया था नालसा जजमेंट में। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ट्रांस पर्सन्स को ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए।
तो ये हमने बात की नालसा जजमेंट की। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिखिए जब आपको नालसा जजमेंट के बारे में लिखना हो। फिर देखो सरकार ने ना इसके बाद इवन एक एक्ट भी बना दिया। एक्ट था 2019 का, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019, ये सरकार ने बना दिया। नालसा जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया? इसमें भी यही बोला गया, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, मतलब जो अंदर की फीलिंग है ना वही आप उस आइडेंटिटी को आप अपना सकते हो। ये एक्ट भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मानता है। दूसरा, सर्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बोला गया है इस एक्ट में। सर्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मतलब डीएम एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा, इसके बाद कोई भी पर्सन अपने सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम और जेंडर चेंज करवा सकता है। फिर तीसरी बात बोली गई इस एक्ट में, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, किसी भी चीज में भेदभाव नहीं होगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ में। तो हमने नालसा जजमेंट डिस्कस कर लिया, एक्ट डिस्कस कर लिया। इवन देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। तो अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना ये डिग्निटी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हमारे संविधान का कोर है डिग्निटी, समझ गए? तो कानून देखो बिल्कुल साफ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है देखो कुछ चीजों में। जैसे सबसे पहले है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ये कीवर्ड्स आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहले है सरकारी आलस, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। क्या मतलब है इस चीज का? देखो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो बदलाव से डरती है, वो पुराने रूल से बंधी है। उनका अप्रोच ये है लेटर ऑफ द लॉ होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ नहीं। मतलब कानून बनाए किस लिए जाते हैं? जनता की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं ना। वो कानून के लफ्जों को पढ़ते हैं, कानून की आत्मा को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर लेसराम के केस में यही हुआ। यूनिवर्सिटी ने ये बोला पहले 10वीं का सर्टिफिकेट बदलो, फिर 12वीं का, फिर आगे हम बदलेंगे। तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ अप्रूवल्स। तो इसकी डिमांड उन्होंने कर दी। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है बाइनरी माइंडसेट। क्या है? बाइनरी माइंडसेट। हमारे ना ऑफिशियल्स आज भी जेंडर को सिर्फ मेल और फीमेल में देखते हैं, जो बर्थ के टाइम पे असाइन हुआ। जब उनके सामने कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आता है ना तो उनके फॉर्म, उनके सॉफ्टवेयर, उनकी सोच सब हैंग हो जाती है। उनके लिए देखो ये एक मिसमैच की तरह होता है। वो इस सिंपल आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जेंडर पेपर वर्क से नहीं इंसान से आता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? गैप बिटवीन लॉ एंड रियलिटी। कानून क्या है और रियलिटी क्या है, दोनों के बीच में ना बहुत गैप है। कागज पे हक दे देना आसान है, लेकिन उस हक को असलियत बनाना देखो मुश्किल होता है। जैसे कानून तो हमने देख लिया, 2019 का एक्ट है, नालसा जजमेंट है, लेकिन ऑफिशियल्स में ना संवेदना नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, उन्हें ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज की समझ नहीं है। और कोई ऑफिशियल देखो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, मना कर दो। फिर आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑन ट्रांसपर्सन। बर्डन किसके ऊपर? ट्रांसपर्सन्स के ऊपर। सोचिए एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, पहले सामाजिक स्टिग्मा से लड़ना, लोग थू थू करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेलना, ऊपर से देखो उसे अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, सालों लग जाते हैं, वकील की फीस, कोर्ट का खर्चा, इमोशनल टोल देखो कितना ज्यादा होता है। और ये लड़ाई देखो सर्टिफिकेट की लड़ाई नहीं है, ये डिग्निटी की लड़ाई है, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इसलिए वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं कि सबसे पहले तो ना आप हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनमें रिफॉर्म्स लाओ। सिंपल एसओपी होने चाहिए। जब कोई अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज करवाना चाहता है, सिंगल विंडो से काम चलना चाहिए, सब कुछ एक ही बार में चेंज हो जाए, अपने आप चेंज हो जाए, ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करो, ये सब चीजें हों। दूसरा, कल्चरल चेंज की आवश्यकता है। कल्चरल चेंज मतलब सामाजिक बदलाव। हमें देखो अपनी सोच बदलनी होगी, जेंडर को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना होगा, सिर्फ मेल फीमेल में नहीं। और लास्ट में जुडिशरी का रोल का भी हम यहां पे जिक्र कर सकते हैं।
जुडिशरी ने इस केस में देखो अच्छा काम किया। जब सिस्टम फेल हो जाता है ना तो जुडिशरी उम्मीद की किरण बनती है। तो हाई कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, कल को कोई भी अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज करवाना चाहता है तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छा आर्टिकल था। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो ट्रांसजेंडर वाला आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।